चलो आज आप लोगों का अब इसमें हम लोग नया पार्ट शुरू करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर जो अभी हम लोग खत्म करके आए हैं, उसके बाद अब आपके पास शुरुआत होने जा रही है प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज की। और ये प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज हम किनकी देखेंगे, वो कंपाउंड्स की जिनकी अभी आपने करी है नेमिंग, जैसे हाइड्रोकार्बन्स, अल्कोहल्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एल्डिहाइड्स। ठीक है, ये सारे कंपाउंड्स अभी तक हम लोग पढ़ के आए हैं। अब पढ़ेंगे इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में, जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों हमारे पास हैं। होता क्या है कि चीजें देखने में टफ लगती हैं पर टफ है नहीं। अगर आप ध्यान से समझोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को तो पूरा एक सीक्वेंस है आपके पास यहाँ पर समझने के लिए। तो जैसे जैसे आपको पढ़ाया जाएगा वैसे वैसे आप ध्यान देना और डे बाय डे अपनी यहाँ पर जो पढ़ाई है उसको करना, तभी आपको ये जो चीजें वो समझ आएंगी। अदरवाइज ऑर्गेनिक आपको कभी भी समझ नहीं आने वाली। देखो, सबसे पहले आपके पास जो शुरुआत होने जा रही है वो होने जा रही है यहाँ पर एल्केन से। एल्केन क्या था आपके पास? हाइड्रोकार्बन थी एक तरीके की। हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन में टोटल 3 पढ़ी थी। कौन कौन सी थी वहां पे? एक एल्केन थी, एक हम लोगों ने एल्कीन पढ़ी थी, और तीसरा क्या था अपने पास वहां पर? एल्काइन। एल्केन्स में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, और एल्काइन में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। तो शुरुआत जो हो रही है आपके पास वो एल्केन से हो रही है। और एल्केन में भी देखो सबसे पहले क्या चीज पढ़ा रहे हैं आपको, इसकी प्रिपरेशन। प्रिपरेशन का मतलब होता है अगर आपको कोई एल्केन प्रिपेयर करनी है, खुद से प्रिपेयर करनी है, तो आप कैसे प्रिपेयर करोगे, आपके पास क्या क्या तरीके हैं। ठीक है, आप केमिस्ट्री की लैब में जब जाते हो तो आपने देखा होगा बॉटल्स के अंदर केमिकल कंपाउंड पहले से ही भरे रखे होते हैं। पर ये किसी ने तो बनाया ही होगा ना, ये एज इट इज तो नहीं रहा होगा, क्योंकि नेचर में तो मिल नहीं रहा, तो बना रहा है कोई। तो अब आपको यही चीज सीखनी है कि अगर आप लैब में जाते हो तो लैब में आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। तो हमारे पास प्रिपरेशन 2 तरीके की होती है। पहले कौन सी आ रही है अपने पास यहाँ पर? इसकी लेबोरेटरी प्रिपरेशन। ठीक है, अब लेबोरेटरी प्रिपरेशन में जो पहली दोनों प्रिपरेशन है, ये CH4 जो होता है, CH4 कौन सी एल्केन हो गई, और ये C2H6 कौन सी है मेरे पास? इथेन। देखो, मीथेन को प्रिपेयर करने के लिए हम लोगों ने किसकी हेल्प ली है? मीथेन को प्रिपेयर करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर हेल्प ली है CH3CO2Na। ठीक है, ये इसका आईयूपीएसी नेम होता है, क्योंकि ये इथेनोइक एसिड वाला ग्रुप है। ये CH3COH होता है, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके सोडियम आ गया उसके जगह, तो इसलिए इसका नाम है सोडियम एथेनोएट। ठीक है, तो यहाँ पर सोडियम एथेनोएट आईयूपीएसी है। जनरली में इसका सोडियम एसिडेट होता है। इसकी रिएक्शन हुई है NaOH प्लस CO के साथ हीट करके, तो आपने कह दिया भाई यहाँ से क्या बनेगी? मीथेन बनेगी, और सोडियम कार्बोनेट अपने पास यहाँ से रिलीज हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ये बाई प्रोडक्ट होते हैं। बाई प्रोडक्ट का मतलब है जो सेकेंडरी प्रोडक्ट है, जिसकी अभी आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि आप क्या बना रहे हो? आप एल्केन बना रहे हो। तो इन दोनों में से एल्केन कौन है? अपना CH4 है, मतलब मीथेन है। ठीक है, तो ये अपने पास यहाँ क्या हो जाएगा? इसका बाई प्रोडक्ट हो जाएगा। NaOH प्लस COA को सोडा लाइम कहते हैं ना। यहां पर ध्यान रखेंगे कि जो NaOH है और CaO है, तो NaOH और CaO के जो मिक्सचर है, इसको हम लोग क्या कहते हैं अपने पास? सोडा लाइम। सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड के मिक्सचर को कंबाइन क्या बोला जाता है अपने पास? सोडा लाइम बोला जाता है। अब मेरी बात यहाँ पे ध्यान से समझना कि ये क्यों जरूरी है। सोचो आपके पास क्वेश्चन आ गया, वहां पर क्वेश्चन किस चीज का आ गया कि आपको एक केमिकल रिएक्शन लिखनी है। राइट द केमिकल रिएक्शन फॉर द रिएक्शन ऑफ, क्या दे देंगे वहां पर? सोडियम एसिटेट विद सोडा लाइम। अब आप कहोगे यार मैं तो NaOH और CaO पढ़ के गया था, वो वाली तो दी नहीं इन्होंने। तो इसलिए आपको नाम भी पता होना चाहिए कि सोडा लाइम कहते किसको है। सोडा लाइम किसको कहते हैं? NaOH प्लस CaO के मिक्सचर को। तो NaOH प्लस CaO को ही हम लोग क्या कहते हैं कंबाइन यहाँ पर अपने पास? सोडा लाइम। अब इसमें से जो CaO होता था, सिर्फ CaO को क्या कहते थे? सिर्फ कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोला जाता है? ये क्विक लाइम है। ठीक है, लेकिन ये पूरा क्या है आपके पास? ये पूरा क्या है मेरे पास? ये पूरा सोडा लाइम है, जिसमें से जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो क्या है आपकी? सोडा लाइम, वो क्विक लाइम। तो सोडा लाइम हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का मिक्सचर, और कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कह दिया आपने यहाँ पर? क्विक लाइम कह दिया। सेकंड रिएक्शन पर आगे बढ़ते हैं। सेकंड रिएक्शन पे अगर आप देखोगे तो सेकंड रिएक्शन में कितने कार्बन यूज हो रखे हैं यहाँ पे? टोटल 3। ठीक है, 2 कार्बन के लिए हम लोग यूज करते हैं 1, और 3 के लिए क्या यूज करते थे? प्रोप। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? सोडियम प्रोपिनेट। ठीक है, क्या नाम हो गया अपने पास इसका? सोडियम प्रोपिनेट। क्योंकि 3 कार्बन के लिए प्रोप यूज होता है, 2 कार्बन के लिए 1 और 1 कार्बन के लिए मेथ 1 प्रोप। तो सोडियम एथेनोएट, और ये क्या हो गया? सोडियम प्रोपोनेट। सेम चीज है रिएक्शन, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड, मतलब किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग? इसकी सोडा लाइम के साथ। तो इसको क्या बोला था मैंने आपको? क्या करना है? बस इसको यहां पर मिलाना है, और ये आपका बाई प्रोडक्ट यहां से बाहर निकल गया। Na2CO3 फिर से बाहर निकलेगी। कितने कार्बन है यहाँ पे? 2। तो C2H5 को एक H और मिल जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा? C2H6। तो कौन सी गैस रिलीज हो गई है यहां से अपने पास?
इथेन गैस। तो ये है आपके पास इथेन की प्रिपरेशन। पहले वाले से प्रिपेयर हुआ मीथेन और दूसरे वाले से प्रिपेयर हुई यहाँ पर इथेन। सिंपल, बस इतना ही करना है आपको इसमें सिर्फ। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं यहाँ पर ये जो मीथेन होती है अपने पास, मीथेन को ही हम लोग क्या कहते हैं, मार्श गैस। तो ध्यान रहे मीथेन को ही अपने पास क्या बोला जाता है, मार्श गैस बोला जाता है। कभी आपके पास प्रिपरेशन के नाम से ऐसा आ जाए कि राइट डाउन द प्रिपरेशन ऑफ मार्श गैस, तो आप ये समझना है कि आपके सिलेबस में नहीं है। मार्श गैस आपके सिलेबस का पार्ट है, और मार्श गैस किसको कहते हैं हम लोग अपने पास यहाँ पर, मीथेन को कहते हैं। ठीक है, ये आपके पास मार्श गैस है। सेकंड पे आ जाते हैं यहाँ पर। अब आपके पास देखते हैं जो दूसरा मेथड है प्रिपरेशन के लिए, इसके लिए हम लोग किसको यूज कर रहे हैं अपने पास, एल्काइल हैलाइड्स को। देखो हैलाइड्स का मतलब होता है हेलोजन का ग्रुप, और एल्काइल का मतलब है आपके पास कार्बन चेन होगी। जो कार्बन चेन है, कार्बन चेन के साथ अब क्या लगे होंगे अपने पास, हेलोजेंस यहाँ पे लगे हुए होंगे। जैसे आप पहला देख ही सकते हो CH3I यूज कर रखा हम लोगों ने। CH3I का मतलब है कि ये मिथाइल आयोडाइड है। अगर जनरल नेम की बात करूं तो जनरल नेम इसका क्या हो जाएगा, मिथाइल आयोडाइड, आयोडाइड। क्योंकि CH3 को हम लोग क्या कहते हैं, CH3 को हम लोग कहते हैं मिथाइल ग्रुप। तो मिथाइल के साथ आयोडीन लगी थी, तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया, मिथाइल आयोडाइड। कौन बच्चा मेरे को इसका अपने पास IUPAC नेम बताएगा, क्योंकि ये तो कौन सा नेम है इसका, जनरल। तो IUPAC नेम कौन बताने जा रहा है इसका, बिल्कुल इसका नाम हो जाएगा आपके पास, हाँ बोलो रुद्रांश, इसका नाम है आपके पास आइडोमीथेन। ठीक है, तो आइडोमीथेन की यहां पर रिएक्शन हो रही है। देखो अब आप लोग मेरे को बताओगे कौन सी कैटेगरी का रिएक्शन है जिसमें हम लोग हाइड्रोजन की एडिशन कर रहे हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज, क्या कहते थे हाइड्रोजन की एडिशन को, रिडक्शन। तो इसका मतलब है कि अगर एल्काइल हैलाइड्स का रिडक्शन किया जाए तो एल्काइल हैलाइड्स की रिडक्शन करने पे क्या बनते हैं अपने पास, एल्केन्स बनते हैं। तो ये जो जितनी रिएक्शन है ना यहाँ पर, ये दोनों, ये वाली और ये वाली, ये दोनों कौन सी कैटेगरी की रिएक्शन है आपके पास, रिडक्शन कैटेगरी की। अगर आपको रिडक्शन करना है, अगर आपने रिडक्शन करा दिया एल्काइल हैलाइड का, तो एल्काइल हैलाइड के रिडक्शन पे क्या बन जाते हैं अपने पास, एल्केन्स। मैंने एक कार्बन का एल्काइल ग्रुप लिया था तो एक ही कार्बन की एल्केन बनी। अगले में देखो आपने एल्काइल ग्रुप कितने कार्बन का लिया है अपने पास, 2 कार्बन का। इसका IUPAC नेम क्या होना चाहिए, बिल्कुल सही, इसका IUPAC नेम हो जाएगा आपके पास ब्रोमो इथेन। तो जब हम लोग ब्रोमो इथेन का रिडक्शन करा रहे हैं तो ब्रोमो इथेन के रिडक्शन पे क्या बन रही है यहाँ पर, इथेन बन रही है। अब आ जाते हैं इस पार्ट पर जो कि आपके पास लिखा हुआ है यहाँ पे एरो के ऊपर, ये होता है अपने पास कैटलिस्ट। ठीक है, ये आपका कैटलिस्ट है। यहाँ पे कैटलिस्ट का काम क्या होता है, आपकी रिएक्शन को और स्पीड अप करना, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में ना इनका रिडक्शन होता नहीं है, तो भाई आपको कैटलिस्ट लगानी पड़ेगी। कैटलिस्ट यहाँ पे क्या रहती है, जिंक कॉपर कपल रहती है। ठीक है, जिसको अल्कोहलिक मीडियम में यूज किया होता है। तो आपको भी रिएक्शन जब आप लिखोगे पेपर में तो आपको एज इट इज ही लिखना है। देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले तो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना चाहिए, कैटलिस्ट अगर इन्वॉल्व है रिएक्शन में कैटलिस्ट होना चाहिए, और नीचे नाम भी होना चाहिए। बच्चे गलती क्या करते हैं, वो रिएक्शन लिख देते हैं, नीचे नाम नहीं लिखते, आपको नंबर आधे ही मिलेंगे। आपने जो कंपाउंड बनाया है, मतलब मेरे पास जो प्रोडक्ट बनकर के आया है, प्रोडक्ट का नाम होना चाहिए, और आपने सबस्ट्रेट जो यूज करी थी, आपके सबस्ट्रेट का भी नाम लिखा होना चाहिए नीचे। ठीक है, और अगर कैटलिस्ट इन्वॉल्व है तो कैटलिस्ट लिखेंगे, टेम्परेचर प्रेशर रिक्वायर्ड है तो वो भी लिखेंगे। यही तरीका होता है केमिस्ट्री में। अगर आपके पास इक्वेशन या रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें फुल मार्क्स लाने का। फिर आप कहते हो कि करके तो हम पूरा आए थे पर टीचर ने मार्क्स आधे दिए, क्योंकि आपने क्वेश्चन को उतना ही किया है जितना आपको समझ आया कि आपके हिसाब से इतना सही होना चाहिए। पर नहीं, टीचर के हिसाब से सही चीज क्या है कि भाई मेरे को नाम भी चाहिए वहां पर, मेरे को कैटलिस्ट का भी नाम चाहिए, मेरे को टेम्परेचर प्रेशर भी चाहिए। तो जो जो चीजें आपकी बुक में जैसी लिखी हुई आपको वैसे ही वहां पर लिखनी है। आगे देखेंगे तीसरी वाली जो रिएक्शन है ना, तीसरी वाली रिएक्शन में अगर देखा जाए तो तीसरी वाली रिएक्शन में रिडक्शन नहीं हो रहा है। यहाँ पर क्या करा आपने, यहाँ पर सोडियम यूज करा हुआ है और सोडियम ने आयोडीन यहाँ से निकाल दी। आप एक चीज देखो कि ये जो मिथाइल आयोडाइड था, मिथाइल आयोडाइड के कितने मोल यूज करे हम लोगों ने, 2, और सोडियम के भी कितने मोल यूज कर रखे हैं, 2। ठीक है, इसको हम लोग वुड्स रिएक्शन कहते हैं। ये वुड्स रिएक्शन है आपके पास। मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूं इसको याद रखने का। CH3I + 2Na था, आपने कितने CH3I यूज करे हैं, 2, तो एक और CH3I लिख दो यहां पर। बस उसको ऐसे लिखना, पहले I लिखना फिर CH3 लिखना। अब इसको ना एक साथ कंबाइन कर दो, आयोडीन को किसके साथ बाहर निकाल दो, यहां पर सोडियम के साथ। कितने आयोडीन है आपके पास टोटल, 2, और कितने सोडियम है, 2। तो क्या रिलीज हो गया यहां से, ट्वाइस ऑफ सोडियम आयोडाइड। NaI यहां से बाहर निकल गया, क्या बच गया था, CH3, और यहां भी क्या बच गया था, CH3। तो CH3 से किसको जोड़ देना, CH3 को, और CH3 क्या बन गया आपके पास, इथेन।
ठीक है, मतलब C2H6। तो वही आपको यहां पर ऐसे कंडेंस फॉर्मूला में लिख करके दे रखा है। सोडियम आयोडाइड का क्या चीज? अरे यहाँ पे देखो, ये आपके पास मिथाइल आयोडाइड है, ठीक है। मिथाइल आयोडाइड का मतलब है, मैं इसका जनरल नेम बोल रहा हूं अभी, ये मिथाइल आयोडाइड है। और ये तीनों के तीनों जो अभी तक हम लोग पढ़ करके आए, सब एल्काइल हैलाइड्स हैं। तो एल्काइल हैलाइड की अगर रिएक्शन सोडियम के साथ हो तो भी आप क्या बना सकते हो, अपने पास इथेन बना सकते हो। तो इथेन बनाने के लिए आप लोगों ने यहाँ पर दो मेथड देखे, एक तो देखा रिडक्शन कराया, और दूसरे में हम लोगों ने क्या कराया, यहाँ पर सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराई है। सोडियम इज एन एक्टिव मेटल, ठीक है। और इसी रिएक्शन का नाम क्या होता है अपने पास, क्या नाम बोला था मैंने अभी यहाँ पर, वुड्स। ये आपके पास एक नेम्ड रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन। ये एक आपके पास टाइप है एडिशन रिएक्शन का। जो आपके पास हाइड्रोजन होता है ना, हाइड्रोजन को आप लोगों ने जनरली देखा होगा, जो हाइड्रोजन गैस होती है वो कैसे लिखी हुई होती है। हाइड्रोजन गैस की अगर मैं बात करूं, हाइड्रोजन गैस को हम लोग क्या लिखते हैं, H2। पर यहाँ ना H2 नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ इन्होंने ये स्क्वायर ब्रैकेट बनाया हुआ है, आगे 2 लिखा हुआ। इसको कहते हैं नेसेंट हाइड्रोजन, ठीक है। नेसेंट का मतलब होता है कि क्या कहते हैं, पहली बात तो इसको हम लोग नेसेंट हाइड्रोजन, वो तो गैस को कलेक्ट करते हैं ना, पहले इसको देखते हैं। ये नेसेंट हाइड्रोजन का मतलब अभी आप इतना ध्यान रखना, ये आपको लिमिटेड सप्लाई के बारे में बता रहा है, ठीक है। किसके बारे में बता रहा है आपको यहाँ पर, ये लिमिटेड सप्लाई। लिमिटेड सप्लाई का मतलब है सिर्फ उतनी ही हाइड्रोजन यहाँ पर सप्लाई करी जाएगी जितनी की रिएक्शन के लिए जरूरी थी, ठीक है। तो जो स्क्वायर ब्रैकेट्स बने होते हैं, ये या तो आप ऑक्सीडेशन में देखोगे या आप रिडक्शन में देखोगे। तो ऐसे ही होता है आपके पास एक नेसेंट ऑक्सीजन। तो नेसेंट ऑक्सीजन को कैसे लिखा होगा फिर वहां पर, हमेशा इस तरीके से। इसको हम लोग कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। जब कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन शो करना होता है तो स्क्वायर ब्रैकेट्स में शो करते हैं। देखते हैं यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं। देखो आप लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज देखो, फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है कि वो प्रॉपर्टीज जहां पर आप लोग जब भी किसी केमिकल कंपाउंड को ऑब्जर्व करोगे तो सबसे पहले तो उसकी फिजिकल स्टेट आएगी। फिजिकल स्टेट का मतलब है भाई वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, क्या है अपने पास। दूसरी चीज होती है कि आपके पास उसका कलर कैसा है, ठीक है। तो पहला हमें मेंशन करना पड़ता है फिजिकल स्टेट, दूसरी चीज रहती है वहां पर अपने पास उसका कलर, और तीसरी चीज रहती है अपने पास ओडोर, ठीक है। फिर अपने पास मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट पे बाद में आएंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं फिजिकल स्टेट, कलर एंड ओडोर के बारे में। तो ये जो अपने पास एल्केन्स है ना, देखो इनमें क्या होता है कि जो लोअर मेंबर्स होते हैं, लोअर मेंबर्स जनरली गैसेज होती हैं, ठीक है। लोअर मेंबर्स का मतलब है कि जैसे आप यहां पर बोलो कि 4 से 6 कार्बन एटम तक अगर आप जाओगे, तो जो पहले 6 हैं, मतलब अगर आप C1 से C6 तक जाओगे, जो 6 कार्बन एटम वाले हैं, इनके पास जनरली अगर आप इनकी स्टेट नोटिस करोगे तो वो क्या रहती है, अपने पास गैसियस फॉर्म में रहती है। अब इसके बियॉन्ड अगर मैं जाऊंगा, इसके अपर अगर देखा जाए, जैसे C6 से लेकर के C12 तक, अगर आप 12 कार्बन एटम वालों को डिस्कस करोगे यहां पर इनके बारे में, तो ये होते हैं लिक्विड्स, ठीक है। और अगर अब मैं बियॉन्ड, जिनके पास 12 कार्बन से ज्यादा एटम्स हैं या ज्यादा कार्बन है उनके पास, तो ऐसी जो एल्केन्स होती हैं, ये वाली एल्केन्स होती हैं आपके पास वैक्सी सॉलिड्स, ठीक है। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं आपके पास, वैक्सी सॉलिड्स होते हैं। तो इसलिए अभी आपके सिलेबस में ना सारे नहीं दे रखे उन्होंने, पता है क्या दे रखा है आपको, सिर्फ मीथेन और इथेन है आपके सिलेबस में, बस इससे ज्यादा नहीं है। या तो मीथेन का डिस्कशन आएगा आपके पास या इथेन का, क्योंकि भाई जो सीक्वेंस होता है वो हर जगह कॉमन नहीं है। मैं ये नहीं कह सकता सब गैसेज है, हाँ मीथेन और इथेन जरूर गैसेज है। क्यों? क्योंकि वो पहले 6 मेंबर में पड़ जाती है। मीथेन के पास टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने रहेंगे भाई, मीथेन का फॉर्मूला क्या होता था, तो ये तो एक कार्बन एटम वाला एल्केन है। और वैसे जो अपने पास इथेन होती थी, इथेन का फॉर्मूला क्या रहता था, C2H6, ठीक है। मीथेन होती थी CH4 और इथेन क्या होती थी अपने पास, C2H6। तो ये होती है गैसेस। अब आते हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पर। अरे उससे पहले अभी यहां पर इनका ओडोर एंड कलर डिस्कस कर लेते हैं। जितने भी गैसेस हैं आपके पास, ये क्या है, ये पहली बात तो कलरलेस होती है, दूसरा ओडोरलेस होती है। ओडोर का मतलब होता है स्मेल, स्मेल नहीं होती इनके पास अपनी कोई कैरेक्टरिस्टिक। तो ये जनरली अपने पास कलरलेस और ओडोरलेस है, ठीक है। कलर भी नहीं होगा, ओडोर भी नहीं होगा। आप लोगों ने एक उसके बारे में सुना होगा, हम लोग घर में जो अपने पास एलपीजी सिलेंडर यूज करते हैं, कोई मेरे को एलपीजी का मेन कंपोनेंट बता सकता है कि एल्केन में से उसके अंदर मेन कंपोनेंट क्या रहता है?
नहीं, एलपीजी जो आपके पास लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, इसके अंदर ना मेनली अपने पास ब्यूटेन होती है। जो एल्केन आप पढ़ रहे हो उनमें से ब्यूटेन इसके अंदर होती है, ठीक है। तो इसके अंदर जो ये ब्यूटेन यहाँ पे डाली गई है, अगर आप ब्यूटेन को देखोगे तो मुझे बताओ, एलपीजी में से जब भी गैस लीक होगी तो इसके अंदर कई सारे हाइड्रोकार्बन होते हैं, बट ब्यूटेन की कॉन्स्टिट्यूएंट ब्यूटेन की जो कॉम्पोजिशन है वो इसके अंदर अच्छी खासी है, ज्यादातर मात्रा में रहती है। तो अगर कभी गैस लीक होती तो ये कैसा है ब्यूटेन आपके पास, ये तो ओडोरलेस है, और अगर ओडोरलेस है तो क्या ये स्मेल प्रोड्यूस करेगा क्या? नहीं। तो इसका मतलब है कि अगर घर में कभी गैस लीकेज होती है तो फिर पता ही ना चलता कि भाई अपने पास जो सिलेंडर है उसमें क्या हो रहा है, गैस लीकेज हो रही है। तो इसीलिए इसके अंदर ना एक स्मेलिंग एजेंट डाला जाता है जिसका नाम क्या होता है, इथाइल मरकैप्टन। ठीक है, ये आपके पास एक स्मेलिंग एजेंट है। तो आप जो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल देखते हो ना एलपीजी की, वो इसके कारण आ रही है, जो इसके अंदर इथाइल मरकैप्टन डाली गई है, ठीक है, ना कि वो ब्यूटेन की स्मेल है। क्यों? क्योंकि भाई वो तो ओडोरलेस होती है और इसके पास अपने पास क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक ओडोर होती है। तो जब भी आपको दिखता है कि हाँ भाई यार कहीं से अपने पास स्मेल आ रही है गैस की, तो आप तुरंत भागते हो और गैस बंद कर देते हो जाके। अगर इथाइल मरकैप्टन उसके अंदर नहीं डाली होती तो फिर आपको पता नहीं चलता, ठीक है, फिर तो हर दिन दिवाली होती। देखते हैं यहाँ पे अगला वाला पार्ट देखते हैं। देखो सॉलिबिलिटी पर आ जाते हैं। सॉलिबिलिटी में क्या लिखा हुआ है, सॉलिबिलिटी में लिखा हुआ है कि अपने पास किसमें सॉल्युबल है, सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, और ये वाटर के अंदर क्या मानी गई है, इनसॉल्युबल मानी गई है, ठीक है, वाटर में सॉल्युबल नहीं है। देखो मैं आपको केमिस्ट्री में ना एक सॉलिबिलिटी का रूल बता देता हूँ। केमिस्ट्री में हमारे पास सॉलिबिलिटी का रूल होता है, और वो क्या होता है, क्या पता है क्या हमारे पास किसी को? नहीं, सॉलिबिलिटी का रूल आपको कहता है लाइक डिसॉल्व्स लाइक, ठीक है। अब ये लाइक डिसॉल्व्स लाइक का मीनिंग क्या है, देखो लाइक डिसॉल्व्स लाइक को आप लोग समझना। लाइक डिसॉल्व्स लाइक का मतलब है कि जो एक जैसे हैं वो एक दूसरे के साथ ही घुलेंगे मिलेंगे, ठीक है। ये आप लोगों की अपनी नॉर्मल जो लाइफ है उसमें भी होता है भाई। अब आपके पास जैसे हमारे पास ये आरोही और स्नेहल है, अब आप बताओगे इतने अच्छे दोस्त क्यों हैं, इसके पीछे क्या रीजन है आरोही और स्नेहल के इतने अच्छे दोस्त होने के पीछे? क्योंकि दोनों ही बहुत ज्यादा बातें करते हैं, है ना, दोनों को बात करना बहुत ही ज्यादा पसंद है, बहुत ज्यादा। तो इसलिए हमने बोला लाइक डिसॉल्व्स लाइक। अब अगर सोचो कि स्नेहल और आरोही ऐसे होते हैं कि जिसमें स्नेहल बहुत ज्यादा बोलती और आरोही ऐसी बच्ची होती जिसको बोलना ही पसंद नहीं है, तो क्या इनके बीच में कभी दोस्ती हो पाती? क्या नहीं हो पाती? अच्छा ऐसा ही है कि आरोही बात नहीं करती और स्नेहल बात करते हैं, तो उसको ही बात करना कहते हैं। तो चलो इस पे आधा सॉल्युबल कह देते हैं, अगर आप रिप्लाई कर रहे हो तो आधा सॉल्युबल है। तो अपने पास ये जो दोस्ती होती है जैसी आपकी रियल लाइफ में, वो इसी बात पे डिपेंड करती है। भाई आप दो दोस्तों, दोनों को गेम खेलना पसंद है, तो आप बहुत अच्छे दोस्त बन जाओगे, क्योंकि पहले वाले का भी पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं और दूसरे वाले का भी नहीं। दिन भर क्या करेंगे, गेम की बातें, मूवी की बातें, बाहर आवारा कर दी। अब आप सोचो कि एक अपने पास स्टूडियस बच्चा है, ठीक है, जो बिल्कुल 94-95% वाला है, अब उसके सामने आप बैठा दो किसी को 40-50% वाले को, जो पढ़ाई लिखाई नहीं करता, गेम की बातें करता है, वो पहले दिन ही उठ के चला जाएगा वहां से। क्यों? क्योंकि उनके पास अपना ऐसा कोई भी कैरेक्टरिस्टिक नहीं था तो एक दूसरे के साथ मेल खाता। एक को सिर्फ पढ़ना पसंद है, एक को सिर्फ बाहर घूमना पसंद है। तो ऐसी दो चीजें कभी भी एक दूसरे में सॉल्युबल नहीं होंगी जिनका नेचर सेम ना हो। तो वही चीज यहां पर लागू होती है। आपको अगर मैं आपसे पूछूं तो मुझे बताना, वाटर पोलर होता है या नॉन पोलर होता है? वाटर कैसा है अपने पास नेचर में? पोलर। और जो हम एल्केन्स के बारे में भी पढ़ रहे हैं, एल्केन्स पोलर होते हैं नेचर में या नॉन पोलर होते हैं? एल्केन्स आर नॉन पोलर इन नेचर। इसके पीछे रीजन ये होता है कि आप कोई भी एल्केन यहां पर बनाओ, मैं आपके पास इथेन यहां पर बना रहा हूं, अपने पास ना यहां पर दो तरीके के बॉन्ड है। दो तरीके के बॉन्ड होने का मतलब है, एक बॉन्ड तो आपके पास कार्बन कार्बन के बीच में, ठीक है, और एक बॉन्ड किसके बीच में अपने पास यहां पर? कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। जो कार्बन और हाइड्रोजन वाला बॉन्ड है, अगर मैं इसको छोड़ के कार्बन कार्बन बॉन्ड की बात करूं ना, ये नॉन पोलर बॉन्ड होता है। कैसा बॉन्ड है अपने पास? ये नॉन पोलर, क्योंकि ये दोनों सेम एटम्स के बीच में बना हुआ है। यहाँ पे कंबाइनिंग एटम्स दोनों अपने पास सेम है, तो ये जो बॉन्ड है अपने पास किस नेचर का हो गया? नॉन पोलर। तो ये जब टूटेगा ना तो डिसाइड नहीं हो पाएगा कि कौन इलेक्ट्रॉन रखेगा, ठीक है, इसके बारे में आप बहुत अच्छे से 11 में पढ़ोगे। और जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, ये ऑलमोस्ट नॉन पोलर होता है, क्योंकि इनकी ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग सेम होती है कार्बन हाइड्रोजन की, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में आप लोगों ने चैप्टर 1 में पढ़ा था पीरियोडिक टेबल में, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हाई होना चाहिए। पर अगर आपके पास बॉन्ड में पोलैरिटी नहीं है ना, तो बॉन्ड पोलैरिटी का मतलब है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम था।
ठीक है, ऐसा कोई बॉन्ड नहीं होता है जो 100% आयोनिक हो या 100% कोवलेंट हो। इसके बारे में भी आप 11 में पढ़ोगे, अभी आपको पढ़ाया जाएगा। अभी यहाँ पर ये पढ़ा रहे हैं कि ये ऑलमोस्ट नॉन पोलर बॉन्ड है। तो ये जो बॉन्ड है आपके पास, ये कैसा हो गया मेरे पास, ये ऑलमोस्ट नॉन पोलर बॉन्ड निकल करके आ गया। ठीक है, तो इसलिए पूरा मॉलिक्यूल कैसा मान लिया जाता है अपने पास, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। और वाटर कैसे नेचर का था, पोलर नेचर का था। तो क्या ये कभी एक दूसरे में मिक्स हो पाएंगे क्या, एक पोलर है एक नॉन पोलर है, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है अपने पास, इनसॉल्युबल बोला जाता है। एल्केन्स का मतलब है कि एल्केन्स में आपके पास हाइड्रोकार्बन जो हम बात कर रहे हैं, एल्केन इज अ टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन तीनों क्या होती है अपने पास, नॉन पोलर नेचर की होती है तीनों ही। तो इन तीनों में से कोई भी वाटर में सॉल्युबल नहीं है। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी वाला पार्ट समझ आया। सॉल्युबिलिटी में इसलिए इन्होंने क्या कहा कि ये किसमें सॉल्युबल है, एसीटोन में। और एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता था, CH3COCH3। सबसे पहला पॉसिबल कीटोन जो आपके पास है, इसी को हम क्या कहते हैं यहां पर अपने पास, एसीटोन कहते हैं। ठीक है, ये एक नॉन पोलर कंपाउंड है। एसीटोन कैसा कंपाउंड है आपके पास, एक नॉन पोलर कंपाउंड है, इसीलिए ये इसके अंदर सॉल्युबल है। अगर आप इसको देखोगे तो ये कैसा कंपाउंड है, एसीटोन एक नॉन पोलर है। बेंजीन भी एक एग्जांपल हो सकता है। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता था अपने पास, C6H6। ये C6H6 क्या है हमारी, ये बेंजीन है। आपको पता है बेंजीन भी नॉन पोलर नेचर की होती है, बेंजीन भी एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो इसके अंदर बहुत अच्छे से घुल मिल जाएंगे एल्केन्स। किसके अंदर बहुत अच्छे से घुल मिल जाएंगे, बेंजीन के अंदर। CCl4 के अंदर कार्बन टेट्राक्लोराइड भी क्या है आपके पास, CCl4 भी नॉन पोलर नेचर का होता है। तो जितने भी नॉन पोलर वाले हैं ना, इन सभी नॉन पोलर वालों को कौन प्रेफर करेगा अपने पास, ये एल्केन प्रेफर करेगा। एल्केन कहेगा भाई आप मेरे को इनमें घोलो, कि इनमें बहुत अच्छे से घुल जाऊंगा, बट पानी में नहीं घुलूंगा, क्योंकि पानी पोलर नेचर का है और ये जो है ये अपने पास नॉन पोलर है। ठीक है, अगली चीज पे आ जाते हैं, विच चीज अपने पास मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखो आपके पास ये जो मेल्टिंग पॉइंट ये लिखा हुआ है ना, -182.5 डिग्री सेल्सियस। ये जो -182.5 डिग्री सेल्सियस का मेल्टिंग पॉइंट लिखा हुआ है, ये मीथेन और इथेन दोनों का है। लगभग इतना ही होता है, सेम होता है, मीथेन का भी और इथेन का भी। ठीक है, सब्जेक्टिव भी होते हैं, सब्जेक्टिव पे भी जब क्वेश्चंस पे आएंगे तब वहां पर उसको देखेंगे। तो मेल्टिंग पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट ये जो -182.5 लिखा हुआ है, किसका लिखा हुआ है, मीथेन और इथेन दोनों का। ठीक है, आपके पास ना इसके बियॉन्ड अभी चीजें अवेलेबल नहीं है, उसके पीछे मैं रीजन बताता हूं, इसके बारे में आप क्लास 11 में पढ़ोगे। होता क्या है कि एल्केन्स में जो इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम वाले जो एल्केन्स है ना, इनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, वैसे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का एक सीक्वेंस होता है। अब ये थोड़ा सा ऐसी चीज हो जाएगी जो आपके सिलेबस से बाहर है, मैं उसका सिर्फ एक जनरल ओवरव्यू दे देता हूं। चाहे मेरे पास मेल्टिंग पॉइंट हो चाहे बॉइलिंग पॉइंट हो, ये जिस चीज पे सबसे पहली बात डिपेंड करता है वो क्या होता है आपके पास, मॉलिक्यूलर मास। कहते हैं जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ाएंगे वैसे वैसे अपने पास मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते चले जाते हैं। बट ये जो एल्केन्स है ना, जिनमें इवन कार्बन एटम्स हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट देन ऑड कार्बन एटम एल्केन। एग्जाम्पल के लिए जैसे समझते हैं इसको, सोचो आपके पास ब्यूटेन आ गई, C4H10 है। C4H10 किसका फॉर्मूला है आपके पास, ब्यूटेन का। और एक आ गई मेरे पास C5H12। ये क्या हो गई अपनी, ये हो गई अपने पास पेंटेन। अगर हम लोग इनके मेल्टिंग पॉइंट यहां पे कंपेयर करें ना, आप मेरे को बताओ मॉलिक्यूलर मास किसका ज्यादा आएगा, C4H10 का ज्यादा आएगा या C5H12 का ज्यादा आएगा मॉलिक्यूलर मास, C5H12 का ज्यादा आएगा। लेकिन अगर आप मेल्टिंग पॉइंट को देखोगे, जो ब्यूटेन है, ब्यूटेन का मेल्टिंग पॉइंट अपने पास रहता है लगभग -138 डिग्री सेल्सियस। जैसे पेंटेन और हेक्सेन है ना, पेंटेन और हेक्सेन को आप देखो, आप मेरे को बताओ कि पेंटेन का मेल्टिंग पॉइंट -130 बन रहा है और हेक्सेन का कितना बन रहा है, -95। अब इसमें से जो मॉलिक्यूलर मास है वो किसका ज्यादा है, हेक्सेन का ज्यादा है, और इसका मॉलिक्यूलर मास है ये कम है। तो ऑब्वियसली बात है कि अपने पास आंसर क्या होना चाहिए, किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए, C6H14 का। और अगर मैं आपसे पूछूं तो इन दोनों टेम्परेचर में से कौन सा टेम्परेचर ज्यादा है, -95 या -130, -95। ठीक है, नेगेटिव का नंबर जितना छोटा होगा मैग्नीट्यूड उतना हाई हो जाएगा। -95 एक बड़ा नंबर है,
और -130 एक छोटा नंबर है। अभी हमने बोला था कि -182.5 दोनों का था, मीथेन और इथेन दोनों का कितना दे रखा है आपको, -182.5 दे रखा है। लेकिन अब आप देखो कि अचानक से कितना बड़ा जंप आ गया, जैसे मैं 5वें से 6ठे कार्बन एटम पे गया तो अच्छा खासा जंप है यहाँ पर। ठीक है, अब ये जंप कब आता है, जब आप ऑड, अगर हम C5 को देखेंगे कैसा नंबर है मेरे पास, एक ऑड, और ये नंबर कैसा है आपके पास, इवन। तो जैसे आप ऑड से इवन पे जंप करते हो ना, अचानक से मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये सीक्वेंस एल्केन में हर जगह फॉलो होता है। तो इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट में अभी आपके पास ज्यादा चीजें नहीं पूछी जाएंगी, क्योंकि इसमें फिर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, तो मीथेन और इथेन के अपने पास यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट हो गया। बॉइलिंग पॉइंट पे अगर आ जाए तो देखो, बॉइलिंग पॉइंट जो आपको यहाँ पर दे रखा है -161.5 डिग्री सेल्सियस, किसका बॉइलिंग पॉइंट है अपने पास, मीथेन का दे रखा है, इथेन का दे रखा है, नहीं, ये आपको दे रखा है मीथेन का। ठीक है, ये किसका बॉइलिंग पॉइंट है अपने पास यहाँ पर, मीथेन का, क्योंकि जो इथेन होती है ना, इथेन का बॉइलिंग पॉइंट -89 होता है करीब। तो जो बॉइलिंग पॉइंट है इथेन का वो कितना है, लगभग -89 डिग्री सेल्सियस। तो आपको भी पता है कि भाई इथेन के पास नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है, तो उसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया मेरे पास, बढ़ गया। ठीक है, क्योंकि कौन सा नंबर बढ़ा है, -161 बढ़ा है या -89 बढ़ा है, -89 बढ़ा है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास एक रीजन होता है। अभी आप लोग मॉलिक्यूलर मास लिखोगे चलेगा, आपको अगर कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि क्यों ज्यादा हो रहे हैं, तो आपको रीजन क्या लिख करके आना है, ड्यू टू द इंक्रीज इन द मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो एमपीबीपीस भी अपने पास बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये इन्होंने देखो इसके लिए नीचे ना दे भी रखा है, यहाँ पर ये मॉलिक्यूलर वेट दे रखे हैं दोनों के, और वेपर डेंसिटी भी लिखी हुई है। आपको भी पता होगा वेपर डेंसिटी का डबल होता था मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास किसका डबल होते हैं अपने पास, वेपर डेंसिटी का, या मैं कहूं मॉलिक्यूलर मास का हाफ कर देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगी, वेपर डेंसिटी। देखते हैं यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज पे देखते हैं। देखो, केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब है कि अब प्रिपरेशन से ऊपर आ जाते हैं हम लोग, जहां पर आपको ये बताया जाएगा कि जब भी एल्केन्स रिएक्ट करेंगी तो ये रिएक्ट किस तरीके से करती हैं। और बड़ी बात है कि रिएक्शंस में आपकी बुक में बहुत सारी रिएक्शंस दे रखी हैं, बट उनमें से कुछ रिएक्शंस आपके सिलेबस में नहीं है। तो जितनी यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं यही आपके सिलेबस का पार्ट है। बिल्कुल, बाकी को आपको कट कर देना है, वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो जो सिलेबस में नहीं है उसको पढ़ के कंफ्यूज नहीं होना है। जो पार्ट आपके सिलेबस में नहीं है उसको, अभी आपको पता चलता रहेगा कौन कौन सी रिएक्शन सिलेबस में है। आपके पास ये जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, देखो केमिकल प्रॉपर्टी में जो एक सबसे पहले रिएक्शन दे रखी है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक की जगह किसी दूसरे को बैठा देना। ठीक है, यहां पर भी यही चीज होगी, कोई एक जाएगा उसकी जगह आकर के अपना दूसरा बैठ जाएगा। अब इसको याद कैसे रखेंगे, इसको समझेंगे कैसे, बहुत सिंपल है। सबसे पहले रिएक्शन आपको क्या दे रखी है, यहाँ पर मीथेन का क्लोरीनेशन हो रहा है, साइड चेन क्लोरीनेशन कहते हैं इसको, और ये बन गया आपका मिथाइल क्लोराइड, या मैं कह दूं क्लोरोमीथेन बन गई। देखो, आप इस रिएक्शन को अगर समझने की कोशिश करोगे ना, ये आपका CH4 है। कार्बन ने टोटल कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं हाइड्रोजन के साथ, 4। Cl2 का मतलब है क्लोरीन क्लोरीन के बीच में कैसा बॉन्ड रहा होगा मेरे पास, सिंगल बॉन्ड रहा होगा। और इस मिक्सचर को क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर हीट कर रहे हैं। आप क्या करो, कार्बन का एक बॉन्ड खाली करो, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, और उसकी जगह लाके किसको बैठा दो यहाँ पर, क्लोरीन को। ठीक है, क्लोरीन आया, हाइड्रोजन गया, तो सब्स्टिट्यूशन जब होगी तो अब वो क्या बचेगा आपके पास, ये CH3 रह गया, और जहां पे हाइड्रोजन लगी थी वहां पे कौन लग गया आकर के, क्लोरीन, और बाहर कौन निकल गया, HCl। सिंपल। ठीक है, ये HCl बाहर हो गया और ये क्लोरीन आकर के यहां बैठ गई। अब आपको क्या करना है, ये जो क्लोरीन है अगर ये एक्सेस में ली गई है ना, एक्सेस का मतलब है जरूरत से ज्यादा ले ली अगर आपने क्लोरीन गैस, तो ये रिएक्शन रुकती नहीं है। रुकती नहीं होने का मतलब ये है कि अब ये जो आपका प्रोडक्ट था, अब इस पर दोबारा से क्लोरीनेशन हो जाएगा। तो अगर आपके प्रोडक्ट पे दोबारा से क्लोरीनेशन होता है, देखो कहने का मतलब ये था, जो आप मिथाइल क्लोराइड बना रहे हो, ये क्या बना है आपका, ये मिथाइल क्लोराइड है। मैं जनरल नेम लिख रहा हूं इसका, जनरल नेम क्या है अपने पास, मिथाइल क्लोराइड। और अगर आईयूपीएसी नेम की बात करेंगे तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या निकल करके आएगा, क्लोरोमीथेन। ठीक है, मिथाइल क्लोराइड कहते हैं, क्लोरोमीथेन कहते हैं, वेयर क्लोरोमीथेन इसका क्या हो गया अपने पास, आईयूपीएसी नेम हो गया। तो दोबारा Cl2 आएगी, दोबारा Cl2 आई, तो अब क्या होगा बताओ, अब रिएक्शन में क्या होना है, फिर से हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट होनी है। ये वाला हाइड्रोजन निकालो और इस वाले क्लोरीन के साथ अपने पास इसको क्या कर दो, यहां पर रिप्लेस कर दो या सब्स्टिट्यूट करा दो। तो अब इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन बचेंगे, 2। फिर कार्बन थी तो CH2
और आगे क्या आ जाएगा Cl2। तो ऐसे ही तो लिखेंगे इसे CH2Cl2 और फिर से बाहर कौन रिलीज हो गया HCl। और अब ये रुकेगा नहीं अभी भी, क्योंकि अभी भी कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन अवेलेबल हैं 2। तो जब तक ये सारी हाइड्रोजन ही खत्म कर देता तब तक क्लोरीनेशन होता रहेगा यहाँ पर। तो फाइनली जाकर के आपकी रिएक्शन कहां पे रुकेगी फिर CCl4 पे, मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड पर। ये आपके पास एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है CCl4। अब कार्बन के जो चारों बॉन्ड है ना वो हाइड्रोजन के साथ नहीं है। अब चारों बॉन्ड किसके साथ है देखो, क्लोरीन के साथ है। ठीक है, कार्बन ने यहाँ पे जो 4 बॉन्ड शुरू में हाइड्रोजन के साथ बनाए थे, आप लोग ने शुरू मीथेन से किया था और खत्म कहां पर कर रहे हैं CCl4 पर। अब आपकी रिएक्शन रुक जाएगी, क्योंकि भाई इससे ज्यादा सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकती है। जगह किसकी बदली जा रही थी, हाइड्रोजन की। वो तो रहा नहीं, वो तो खत्म हो गया। और जब हाइड्रोजन है नहीं तो उसकी जगह क्लोरीन यहां पर चलते जा रहे हैं। तो ये रहेगा अपने पास यहां पर आंसर। ठीक है, ये पहला फॉर्म किसका है, पहला फॉर्म है हमारे पास यहां पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। सेकंड आ जाते हैं यहां पर, जो कि रहेगी आपके पास इथेन की। देखो ये भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, लेकिन ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस में हो रही है अपने पास, इथेन में हो रही है। अब इथेन को अगर मैं बनाऊं तो इथेन का फॉर्मूला क्या रहता था अपने पास, यही है CH3CH3। मतलब इसको क्या कहते हैं हम लोग, C2H6 कहते हैं, है ना। तो आप जब इसका क्लोरीनेशन करोगे तो शुरुआत में क्लोरीनेशन करते हुए कितने हाइड्रोजन है, अच्छा इस पे टोटल हाइड्रोजन काउंट करो आप, 6। तो पता है इसका 6 बार सब्स्टिट्यूशन होगा। तो जब ये आखिर में खत्म करेगा, आपने शुरुआत C2H6 से करी है ना, जाते जाते हाइड्रोजन की जगह आखिरी में कौन लगा हुआ दिखेगा आपको, क्लोरीन। और कितने क्लोरीन लगे होंगे इसके साथ आखिरी में, 6। ये रहा आपके पास। ठीक है, जो आपके पास लास्ट में कंपाउंड बाहर निकल करके आएगा वो क्या रहेगा, C2Cl6। तो आप C2H6 से कहां तक पहुंच गए, C2Cl6 तक। जितने हाइड्रोजन थे वो एक एक करके यहां से खत्म होते रहेंगे। जैसे कि आपके पास बनने वाला सबसे पहला सब्स्टिट्यूटेड एल्केन है ये वाला जो है। अब ऐसे जो 5 हाइड्रोजन बचे हैं सारे लाइन से खत्म होते चले जाएंगे। और कहां पर रिएक्शन खत्म हो जाएगी मेरे पास आकर के, C2Cl6 पर। ठीक है, CCl6 नहीं, वो C2Cl6 है। इसको अगर आप नेम करोगे तो इसका नाम आएगा आपके पास, पहले पे भी क्लोरीन है और दूसरे पे भी क्लोरीन है। बताओ क्या नाम होना चाहिए इसका। सबसे पहली बात है कि टोटल कार्बन एटम्स कितने हैं चेन में, 2 कार्बन है। अब ये जो 2 कार्बन एटम्स हैं, चेन को अगर मैं छोड़ दूं तो पहले पे ही कितने क्लोरीन लगे हैं, 3। और दूसरे पे भी कितने क्लोरीन लगे हैं, 3। तो आप नाम लिखोगे तो क्या लिखोगे, 1,1,1, फिर उसके बाद क्या आएगा यहां पर, (2,2,2,2) और फिर क्या लिखा जाएगा, हेक्साक्लोरो और मेथ एथ इथेन। सारे चेन के मतलब हाइड्रोजन एक ही साथ खत्म करेंगे ना, क्योंकि नाम तो एक ही है। आप ये थोड़ी कहोगे 1,1,1 ट्राइक्लोरो फिर दोबारा लिखोगे 2,2,2 ट्राइक्लोरो। भाई जब आप क्लोरो लिख रहे हो तो एक ही बारी में खत्म करो क्लोरो। तो 6 क्लोरो है, जिसमें से बता रहे हैं 3 पहले पे है, 3 दूसरे पर है, और 8 आपको बता रहे हैं टोटल कार्बन एटम्स इन द चेन 2 है। तो ये हो जाएगा अपने पास इसका नाम। ठीक है, आगे चलते हैं, यहां पर ऑक्सीडेशन देखते हैं। देखो आपके पास 2 तरीके का ऑक्सीडेशन होता है, एक होता है कंप्लीट ऑक्सीडेशन और एक होता है कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन आपको नहीं करना है, आपको करना है कंप्लीट ऑक्सीडेशन, ठीक है, या कंप्लीट कंबशन। जब भी कोई हाइड्रोकार्बन जलाई जाएगी तो 2 ही चीजें बनती है, एक बनती है CO2 और दूसरी बनती है आपके पास वाटर वेपर, और तीसरी चीज अपने पास एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। ठीक है, क्या बोला मैंने, एक आपके पास जब भी कोई हाइड्रोकार्बन जलेगी तो हाइड्रोकार्बन जलाने पे सिर्फ क्या बनता है, CO2 और वाटर बनता है। आपको रिएक्शन क्या किया, 2, 7, 4, 6 याद नहीं करने, वो बैलेंस करने के लिए लगाए गए हैं। तो चाहे आप मीथेन जलाओ चाहे आप इथेन जलाओ, चाहे मीथेन जले या इथेन जले, लेकिन बनेगा क्या, सिर्फ CO2 और वाटर ही। ये आपको ध्यान रखना है। चाहे आप प्रोपेन भी जलाओ चाहे आप ब्यूटेन जलाओ, सिर्फ CO2 एंड वाटर बनना है। आई बात समझ में। तो ये है अपने पास हाइड्रोकार्बन्स का कंबशन। ठीक है, कंप्लीट कंबशन था जो। अब आ जाते हैं एल्कीन्स पर।
एल्कीन्स का मतलब है कि कार्बन और कार्बन के बीच में क्या देखने को मिलेगा अपने को, एक डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कार्बन ने अगर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाया हुआ है तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग कौन सी कैटेगरी में डालते थे, एल्कीन्स की कैटेगरी में डालते हैं। इसकी प्रिपरेशन आ रही है, सबसे पहले आ रही है लेबोरेटरी प्रिपरेशन, जिसमें दे रखा है आपको डिहाइड्रेशन। अब ये डिहाइड्रेशन किसका हो रहा है, यहां पर मेरे पास एल्कोहल्स का हो रहा है। ठीक है, C2H5OH वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और आपको ये ध्यान रखना है कि मेरे पास एरो के ऊपर जो ये कंडीशंस लिखी हुई है विद द रिएजेंट, आपको यही लिख के आनी है अगर रिएक्शन आती है तो। यहां पर यूज होता है कंसंट्रेटेड H2SO4 और दूसरी यूज होती है कंसंट्रेटेड ये Al2O3, एल्यूमिना कहते हैं जिसको। तो कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज करेंगे या फिर Al2O3 यूज करेंगे। और टेम्परेचर कितना है, H2SO4 के साथ 170 डिग्री सेल्सियस है और Al2O3 के साथ कितना दे रखा है आपको, 350 डिग्री सेल्सियस। नहीं, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट नहीं है, वही अब ये ड्राइंग एजेंट नहीं है। यहां पर ये जो है इनका मैकेनिज्म आपके सिलेबस में नहीं है, मैं समझाता हूं, रुक जाओ। यहां पे ध्यान से समझना होता क्या है। इसका काम ये होता है रिएक्शन में, ये CH3CH2OH है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर पढ़ना है तो आपको ये बॉन्ड समझने पड़ेंगे, नहीं तो कोई फायदा नहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने का। आपने कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला इस पे, ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्या करेगा, सबसे पहले तो कार्बन और OH वाला बॉन्ड यहाँ पे टूटेगा। तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को अगर हम लोग तोड़ते हैं, मुझे बताना ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जब ये यहां से जाएगी तो एक कैसा चार्ज बेयर करेगी, नेगेटिव, और कार्बन पे कैसा चार्ज छोड़ेगी, पॉजिटिव। ठीक है, तो जिस कार्बन से OH गई है, इसके जस्ट जो नेक्स्ट कार्बन है उससे हाइड्रोजन चली जाती है। तो जब कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटता है ना, तो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटते वक्त हाइड्रोजन जाता है पॉजिटिव चार्ज के साथ और कार्बन पे कैसा चार्ज छोड़ता है, नेगेटिव। इसका मतलब ये होता है कि ये जो बॉन्ड टूटा ना, इसके इलेक्ट्रॉन किसने रखे, कार्बन ने, तभी इस पे कैसा चार्ज आया, नेगेटिव। वैसे जब यहां पर बॉन्ड टूटा था तो ये इलेक्ट्रॉन किसने रख लिए, ऑक्सीजन ने, इसलिए इस पे कैसा चार्ज आया, पॉजिटिव, क्योंकि भाई ये डेफिशिएंट हो गया, इसके इलेक्ट्रॉन भी वो लेके भाग गया। लेकिन इस बार इसने इसके इलेक्ट्रॉन खींच लिए। अब ये कहेगा कि भाई अगर हमें इसी चेन में बने रहना है तो तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी, कैसे, कि जो तूने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रखे हैं वो मेरे को दे। तो अब ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव आप देख रहे हो ना, ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, मेरे पास एक डबल बॉन्ड में। किस में कन्वर्ट हो गए आपके पास, एक डबल बॉन्ड में, और चार्जेस हट जाएंगे। क्यों हट गए, क्योंकि भाई इस पे एक्सेस है इलेक्ट्रॉन है, इस पे ये 2 इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं ना, बॉन्ड पेयर के 2 इलेक्ट्रॉन रखे, इसने कहा ये लो यहां लगा लो। ये जो बॉन्ड था बस ये बॉन्ड उठ करके कहां पहुंच गया, बीच में, पर पहुंचा कैसे, इसको आपको समझना है, इसका सीक्वेंस आप समझो। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। अब डिहाइड्रेशन नाम क्यों दिया, मुझे बताओ। अगर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव को अगर जोड़ दिया जाए तो ये दोनों जुड़ करके क्या बनाएंगे आपके पास, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है आपके पास, डिहाइड्रेशन। ठीक है, डिहाइड्रेशन में वाटर लॉस होता है, तो ये डिहाइड्रेशन हुआ है इसका। ठीक है, वाटर जो है अपने पास यहां से बाहर निकल गई है। दूसरे वाले पर ध्यान देंगे, देखो दूसरी प्रिपरेशन आपको दे रखी है। दूसरी प्रिपरेशन किससे दे रखी है, यहां पर डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। अच्छा, ये जो डी वर्ड है, डी वर्ड क्यों यूज होता है अपने पास, रिमूवल के लिए। डी मीन्स होता है रिमूवल। फिर आ रहा है हाइड्रो, हाइड्रो का मतलब हो गया क्या चीज, हाइड्रोजन, और उसके बाद एक और वर्ड आया है यहां पर, हैलोजन। कहने का मतलब यह है कि अगर आप सेम टाइम पर हाइड्रोजन और हैलोजन को रिमूव कर दोगे एल्काइल हाइड में से, तो किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी वहां पर अपने पास, एल्कीन की। C2H5Br है आपके पास, अगर C2H5Br को बनाएंगे तो ये बन जाएगा CH3CH2Br। अब यहां पर आपने जो एजेंट लगाया है वो है अल्कोहलिक KOH। हमारे पास 2 तरीके के KOH होते हैं, एक होता है अल्कोहलिक, एक होता है एक्वस। एक्वस KOH काम आता है अल्कोहल बनाने के, और अल्कोहलिक KOH यूज करेंगे तो उससे एल्कीन बनती है, बात हम लोग ध्यान रखेंगे। यहां पर आपको डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करना ना, चलो पिछली बार की तरह इसको वैसे ही समझते जैसे वाली रिएक्शन समझी थी। मतलब हैलोजन भी जानी है, हाइड्रोजन भी जानी है। ये दिख रहा है मेरे को हैलोजन यहां पर, तो कार्बन और हैलोजन बॉन्ड टूटेगा तो कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, हैलोजन। तो कार्बन पे कैसा चार्ज छोड़ा होगा इसने, पॉजिटिव। अब आपको जो हाइड्रोजन निकालनी है वो आप इसी कार्बन से नहीं निकालोगे, इसके नेक्स्ट वाली कार्बन से निकालोगे। तो आप ये बॉन्ड तोड़ दो, हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज गया होगा, पॉजिटिव के साथ गया होगा, और कार्बन पे कैसा चार्ज छोड़ेगा, फिर ये नेगेटिव। और जैसा मैंने पिछली बार बोला था, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, इन दोनों के बीच में आप क्या बना हुआ देखोगे, आप एक डबल बॉन्ड। तो ये हो गई आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 की फॉर्मेशन। ठीक है, और बाकी यहां पर ये जो KOH रहता है ना, KOH भी पोलराइज हो जाता है K पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। तो K के साथ कौन जुड़ जाएगा, K पॉजिटिव, और इसके साथ कौन जुड़ेगा अपने पास,
Br नेगेटिव, तो KBr, और OH नेगेटिव के साथ कौन जुड़ेगा जो यहां से बाहर निकला था अपने पास, H पॉजिटिव। तो यहां पर ये हो गए आपके बाई प्रोडक्ट, कौन कौन से, KBr और वाटर। तो ये है आपके पास एक तरीके से इन रिएक्शंस को समझने का तरीका। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये बुक में नहीं लिखा हुआ है, आप बुक में कहीं भी पढ़ लेना आपको मिलेगा ही नहीं, दूर दूर तक नहीं मिलेगा। तो ये आपकी भलाई के लिए पढ़ाया जा रहा है, इसलिए कि ताकि आप इसको समझ सको। अगर नहीं समझोगे तो मुझे तो पता है कि इतना आप लोगों के अंदर पेशेंस है नहीं, ना इतना डेडिकेशन है कि आप लोग घर जाकर के रिएक्शन को बैठ के याद करो, क्योंकि आप लोग तो उन चीजों तक को याद नहीं करते जिनके पीछे लॉजिक होता है। अभी तो आपको ये लगेगा सब इलॉजिकल है कि ये इधर HABC लिखा है, आधों को तो लग रहा है अल्फाबेट ही लिखे हुए हैं, ये ऑर्गेनिक है ही नहीं है। इसलिए आपको यहाँ पर बॉन्ड के तरीके से समझा रहा हूँ कि ताकि समझ आ जाए कम से कम, वरना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, मैं कहता इसको जाकर के घर से रट लेना बुक से। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पे एल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज पर। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो जैसे कि एल्केन्स हमारे पास गैसेस होती हैं, ये भी क्या रहती हैं अपने पास, गैसेस ही रहती हैं। हाइड्रोकार्बन्स में रूल सिंपल है, लोअर मेंबर्स गैसेस होती हैं, ठीक है, मतलब 4 से 6 कार्बन एटम तक, उससे ऊपर जाएंगे तो लिक्विड्स है, और बियॉन्ड 12 कार्बन एटम जाएंगे तो वैक्सी सॉलिड्स हैं। वो चाहे एल्केन हो, चाहे एल्कीन हो, चाहे एल्काइन हो, तीनों सेम तरीके का पैटर्न अपने पास फॉलो करती हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर एक चीज है कि ये ओडोरलेस नहीं है, इनका ओडोर कैसा है अपने पास, प्लेजेंट ओडोर है, ठीक है। तो यहां पर आपको कलरलेस तो देखने को मिल रही है चीजें, बट यहां पर जो ओडोर था वो ओडोरलेस नहीं है, यहां पर ओडोर कैसा है आपके पास, प्लेजेंट ओडोर है। अब सॉल्युबिलिटी की बात कर लेते हैं। एल्केन्स को हमने इनसॉल्युबल लिखा था वाटर में, लेकिन ये वाटर में ना स्लाइटली सॉल्युबल है। स्लाइटली का मतलब होता है ठीक ठाक, अभी हाईली सॉल्युबल ये भी नहीं है, क्योंकि यहां पर पता है क्या होता है, इनकी जो सॉल्युबिलिटी है, इनकी सॉल्युबिलिटी के पीछे जो रीजन है अपने पास वो है कार्बन और कार्बन के बीच में प्रेजेंट डबल बॉन्ड। तो कार्बन और कार्बन के बीच में जो प्रेजेंट डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड के अराउंड पोलैरिटी प्रोड्यूस की जा सकती है। आई बात समझ में, डबल बॉन्ड के अराउंड क्या प्रोड्यूस की जा सकती है, पोलैरिटी प्रोड्यूस की जा सकती है। तो इसलिए इनका जो अपने पास पोलर नेचर है, ठीक है, वो स्लाइटली आप कह सकते हो कि एल्केन के कंपैरिजन में थोड़ा सा ठीक है, ठीक है। ड्यू टू दिस डबल बॉन्ड यहाँ पे एडिशन रिएक्शंस पॉसिबल होती हैं, उनको आप कभी बाद में समझोगे, इसीलिए ये स्लाइटली सॉल्युबल है वाटर में। और अच्छी सॉल्युबल किसमें मानी जाएंगी, है आपके इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, जैसे एसीटोन और बेंजीन, ठीक है। डेंसिटी आपको दे रखी है, डेंसिटी की अगर हम लोग बात करें तो इसकी डेंसिटी जो है वो एयर से तो कम ही है। और अभी हम जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो किसकी यहाँ पर अपने पास पढ़ रहे हैं, इथीन की, ठीक है। इथीन का फॉर्मूला यही होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये आपकी इथीन है। मेल्टिंग पॉइंट कितना दे रखा है आपको इसका, 169 डिग्री सेल्सियस। जो 2 कार्बन का आपके पास एल्केन था, 2 कार्बन के एल्केन का मेल्टिंग पॉइंट कितना था, मतलब इथेन का, इसका था -182.5 डिग्री सेल्सियस। यही निकल करके आया था मेल्टिंग पॉइंट, किसका मेल्टिंग पॉइंट था ये, इथेन का। तो आप मेरे को इथेन और इथीन में बताओ किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, इथेन का ज्यादा है, इथीन का ज्यादा है, इथीन का ज्यादा आ रहा है, क्योंकि इसका -169 है। तो माइनस में नंबर अगर छोटा हो गया तो मैग्नीट्यूड बढ़ गया, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है एल्केन्स में सेम कार्बन एटम पर, और सेम कार्बन एटम पर अगर आप एल्केन्स देखोगे तो वहां पर मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा है। बॉइलिंग पॉइंट भी कितना था, बॉइलिंग पॉइंट अपने पास कितना रहता था वहां पर, -89 डिग्री सेल्सियस था, और यहां देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट कितना है, -104 डिग्री सेल्सियस है। तो अगर आप बॉइलिंग पॉइंट को देखोगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा या कम हुआ, बॉइलिंग पॉइंट उल्टा आपके पास यहां पर क्या हो गया है, 109 डिग्री सेल्सियस अगर माइनस में, तो ये कम हो रहा है। और इथेन का बॉइलिंग पॉइंट क्या था, ज्यादा था, और इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है अपने पास, कम है। देखो केमिकल प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं, एल्कीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब जरा रिएक्टिविटी चेक कर लेते हैं कि एल्कीन्स जब आपके पास डिफरेंट कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या क्या चीजें अपने पास यहाँ पर बनती है। सबसे पहले आ रही है आपके पास एडिशन रिएक्शन। देखो एडिशन रिएक्शन में मैं आपको पहली चीज बता देता हूं, एडिशन रिएक्शन का मतलब होता है जोड़ना। जो भी आपके पास रिएजेंट आएगा आपके सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक करेगा, ये आकर के पूरी तरीके से वहां पर जुड़ जाएगा, मतलब सब्स्टिट्यूशन नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि कोई किसी की जगह ले रहा है, और ना ही आपके ओरिजिनल मॉलिक्यूल में से कोई किसी को छोड़ के कहीं जाएगा, ठीक है। उल्टा आपने जो रिएजेंट यूज करा था वो आकर के पूरी तरीके से वहीं सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के ऊपर जुड़ गया होगा। तो एडिशन रिएक्शन जो है या तो वो डबल बॉन्ड के अराउंड होती है या फिर ट्रिपल बॉन्ड के अराउंड। डबल बॉन्ड के अराउंड कहने का मतलब है या तो एल्कीन्स में आपको देखने को मिलेगी या फिर कहां देखने को मिलेगी अपने को, एल्काइंस में। सबसे पहला जो आपके पास पार्ट आ रहा है एडिशन में वो किसका आ रहा है, हेलोजिनेशन का। हेलोजिनेशन का मतलब होता है, आपको भी पता होगा, ग्रुप नंबर 17 पूरा हेलोजेंस का है, वहां पर फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ठीक है। अब आपको अगर हेलोजिनेशन कराना है तो आप हेलोजिनेशन के लिए इनमें से कोई सा भी हेलोजन उठा सकते हो। अब जितने भी हेलोजेंस हैं वो सारे डाई एटॉमिक होते हैं अपने पास। जैसे यहाँ पे देखो सबसे पहले जो हेलोजिनेशन हो रहा है वो किसके साथ हो रहा है, Cl2 के साथ हो रहा है, क्लोरीन गैस के साथ हो रहा है।
C2H4 की अगर स्ट्रक्चर बनाई जाएगी तो ये रहा आपके पास C2H4, ये आपका C2H4 है और C2H4 पे किसका एडिशन हुआ? Cl2 का। Cl2 का मतलब है कार्बन ने वो क्लोरीन क्लोरीन के बीच में कैसा बॉन्ड रहा होगा मेरे पास यहाँ पर अपना सिंगल बॉन्ड रहा होगा। ठीक है, देखो एडिशन रिएक्शन के लिए क्या होता है, सबसे पहले आपको देखना है कि भाई आपके पास कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड बने थे, यहाँ पे टोटल 2 बॉन्ड बने, तो एडिशन भी इन्हीं के अराउंड होगा। ठीक है, यहाँ पर ये बॉन्ड टूटता है और जैसे ये बॉन्ड टूटेगा तो पहले वाला कार्बन भी एक बॉन्ड पे डेफिशिएंट हो जाएगा, दूसरा वाला भी, तो क्या होता है एक क्लोरीन इसके साथ जुड़ जाएगा जाकर के और एक क्लोरीन अपने पास इस वाले कार्बन पे जुड़ जाएगा। तो मेरे पास जो इसके बाद स्ट्रक्चर निकल करके आएगी, मेरे को बताओ अब कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड दिखाएंगे हम लोग? सिंगल बॉन्ड दिखाएंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड टूटा तभी तो एडिशन हुआ। कितने हाइड्रोजन लगे हैं दोनों कार्बन के साथ? 2-2 हाइड्रोजन लगे थे, ये कहीं नहीं जाएंगे, ये वैसे ही रहेंगे जैसा कि पहले थे। लेकिन अब जो दोनों कार्बन, इन दोनों कार्बन का चौथा बॉन्ड किसके साथ पूरा करेंगे? क्लोरीन के साथ। इसीलिए अब मेरे पास फॉर्मूला क्या निकल करके आ गया? CH2Cl और उसके बाद फिर से CH2Cl, जो कि यहां पर आपके पास लिखा हुआ भी है। ठीक है, अगर हम लोग कंडेंस फॉर्मूला लिखेंगे तो इसका कंडेंस फॉर्मूला क्या बन रहा है? C2H4Cl2, यही तो बन रहा है। तो जिसको इन्होंने C2H4Cl2 लिखा हुआ है वो हमारे पास कुछ ऐसा दिखेगा। आई बात समझ में? तो ये एडिशन रिएक्शन है। एडिशन रिएक्शन सबसे सिंपल होती है समझने के लिए, क्योंकि भाई इसमें कुछ करना ही नहीं है, जो भी आप मॉलिक्यूल लेकर के आओगे उसको बस लगा देना है और ना कोई सब्स्टिट्यूशन करनी है और ना ही यहाँ पर मेरे पास कोई एलिमिनेशन होगी। ठीक है, ना ही कोई छोड़ करके जाएगा आपके ओरिजिनल मॉलिक्यूल को और ना ही कोई सब्स्टिट्यूशन जो है वो देखने को मिलेगी। ठीक है, ये चीज आई समझ में। और एक चीज यहाँ पर ध्यान रखेंगे आप लोगों ने, यहाँ पर कैटलिस्ट किसको ले रखा है? अगर कैटलिस्ट देखें तो कैटलिस्ट क्या लगा हुआ है? CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये आपके पास एक इनर्ट सॉल्वेंट होता है। इनर्ट सॉल्वेंट का मतलब है आपकी रिएक्शन में जाकर के ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा। कैटलिस्ट का काम ही यही होता है। ठीक है, कैटलिस्ट का काम होता है विदाउट इंटरफेयरिंग विद द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट फॉर्मेशन में इंटरफेरेंस नहीं दिखाता है, आपके रिएक्शन को स्पीड अप करता है। तो चाहे आप इसको ब्रोमीन के साथ करा दो, चाहे इसको आप आयोडीन के साथ करा दो, उसके साथ बनने वाले प्रोडक्ट जो आपके सामने लिखे हुए हैं, पर रिएक्शन इसी तरीके से आगे बढ़ेगी जैसा कि यहाँ पर बढ़ी हुई है। आगे देखते हैं यहाँ पर और क्या क्या हो सकता है। आप आ जाते हैं आपके पास कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन पे। कहने का मतलब है कि अगला जो आपके पास पोर्शन है देखो वो किसका है? मेरे पास एल्काइंस का। ठीक है, अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है तो ये होते हैं अपने पास एल्काइंस। एल्काइन की देखो शुरुआत हमेशा की तरह सबसे पहले कहां से होगी? प्रिपरेशन से होगी। सबकी प्रिपरेशन पड़ी थी, इसकी भी पढ़ लेते हैं। जो प्रिपरेशन आ रही है पहले आपकी लेबोरेटरी प्रिपरेशन, ये आ रही है CaCO2 से। इसको क्या कहते हैं हम लोग? CaCO2। ये है आपका कैल्शियम कार्बाइड। ठीक है, CaCO2 का मतलब है कि क्या हो गया अपना? कैल्शियम कार्बाइड हो गया। तो कैल्शियम कार्बाइड का क्या कराया आप लोगों ने? कैल्शियम कार्बाइड के ऊपर यहां पर वाटर का एक्शन देखा। जब कैल्शियम कार्बाइड की रिएक्शन वाटर के साथ हुई तो इससे क्या प्रोड्यूस हुई? C2H2, और क्या बाहर निकल गया मेरे पास? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड के अगर फॉर्मूले की बात करें तो कैल्शियम कार्बाइड को आप इस तरीके से याद रखना स्ट्रक्चर वाइज। तो ये आपका कैल्शियम कार्बाइड है। कैल्शियम कार्बाइड पर किसकी रिएक्शन कराई आप लोगों ने? वाटर की। तो इसने क्या प्रोड्यूस करके दे दिया आपको? CH ट्रिपल बॉन्ड CH, मतलब C2H2। ये बन गई आपकी एल्काइन। ठीक है, नॉर्मल सी चीज है। और इसके साथ क्या बाहर निकल गया अपने पास? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जो रिएक्शन ऊपर यहां पर लिखी हुई है ये है आपके पास कि यहां पर चल कैसे रहा है मामला। पहली प्रिपरेशन, दूसरी प्रिपरेशन पे आ जाते हैं। दूसरी प्रिपरेशन जो आपको यहां पर दे रखी है वो C2H4Br2 से दे रखी है। C2H4Br2। अभी जो C2H4Br2 है, C2H4Br2 को अगर आप बनाओगे तो ये कैसा बनेगा? देखो यहां पर इसमें सेकंड वाली देखते हैं। सेकंड वाली रिएक्शन को अगर आप देखोगे C2H4Br2 दे रखा है। अगर इसकी स्ट्रक्चर बनाई जाएगी C2H4Br2 की तो कैसे बनाएंगे? क्या सिखाया था आप लोगों को? सबसे पहले आप जो बॉन्ड है वो किसके साथ पूरे करना? कार्बन के। तो अभी सिर्फ सिंगल बॉन्ड दिखाएंगे और 2 ब्रोमीन लगे हैं। तो मैं एक काम करता हूं, मैं दोनों कार्बन के साथ एक एक ब्रोमीन लगा देता हूं, क्योंकि दोनों ब्रोमीन सेम कार्बन के साथ नहीं रही होगी। अब कार्बन के जो बॉन्ड है वो होते हैं 4, तो पहले वाले के भी 2 खाली थे तो दोनों हाइड्रोजन के साथ रहे होंगे, ये भी किसके साथ रहे होंगे? फिर हाइड्रोजन के। आपका ऑटोमेटिकली स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल सही बन जाएगा। आप देख सकते हो C2H4Br2 यहां पर बन गई है। इसकी रिएक्शन हो रही है अल्कोहलिक KOH के साथ। जब इसको अल्कोहलिक KOH के साथ बॉईल करते हैं तो अल्कोहलिक KOH क्या करता है? अल्कोहलिक KOH ना इसकी दोनों ब्रोमीन को निकाल देता है। ये वाली ब्रोमीन भी इसको लीव कर जाएगी और ये वाली ब्रोमीन भी यहां से लीव कर जाएगी। ठीक है, पहली बात तो यहां से दोनों ब्रोमीन जो है वो बाहर निकल जाएंगे और उसके साथ साथ जिसका रिमूवल होता है यहां पर वो क्या होती है अपने पास? ये दोनों हाइड्रोजन। ठीक है,
तो दोनों ब्रोमीन बाहर चले गए, दोनों हाइड्रोजन बाहर चले गए, और कार्बन के साथ अब कितनी कितनी हाइड्रोजन रह गई, सिंगल। ठीक है, और क्या बन जाता है इन दोनों के बीच में, एक ट्रिपल बॉन्ड। C2H2 का मतलब है कि HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ये आ गया आपके पास इथाइन। ठीक है, इथाइन की फॉर्मेशन है ये। प्लस KBr और वाटर अपने पास क्या हो जाएंगे, एक बाई प्रोडक्ट हो जाएंगे। फिर एक जनरल प्रिपरेशन है, देखो जनरल प्रिपरेशन में क्या दे रखे आपको, इसकी जनरल प्रिपरेशन किससे है, मीथेन से। CH4 कौन सी गैस थी आपकी, ये मीथेन गैस है। देखो मीथेन गैस के कितने मोल यूज हो रहे हैं यहाँ पे, 2, या आप ऐसा समझना यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल यूज हुए। तो इससे क्या मिल गया मेरे को, एक तो बन गई आपकी इथाइन गैस, और दूसरा यहाँ से क्या रिमूव हो गया, ये हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज हो जाती है, और आपके पास जो इथाइन है वो बन करके बाहर आ गया। तो एक ये भी हो सकता है प्रिपरेशन। अगला आ जाते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। जैसे हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टी एल्केन और एल्कीन की देखी थी, अल्काइन की भी देख लेते हैं। नेचर की बात करें तो इथाइन जो गैस है, जैसा उसका नाम ही होता है गैस, तो ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे गैस है, और इसकी जो आपके पास सॉल्युबिलिटी है, अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करें तो वो कैसी है, स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। मैंने पहले भी बोला था कि ये हाईली सॉल्युबल इनमें से कोई भी नहीं होगा, स्लाइटली सॉल्युबल वाटर में होंगे। और जो कलर और ओडोर है, कलरलेस है, एंड ओडोर कैसे दे रखा है, फेंट गार्लिक ओडोर। अच्छा, लहसुन जैसी स्मेल है। ठीक है, इसकी कौन सी गैस की अपने पास, इथाइन गैस की। ठीक है, हाँ, C2H2 की, फेंट गार्लिक ओडोर। मेल्टिंग पॉइंट -282 डिग्री सेल्सियस है, -82 डिग्री सेल्सियस इसका क्या है, मेल्टिंग पॉइंट। जबकि इससे पहले वाली जो गैस हम लोगों ने पढ़ी थी विच वाज इथेन, उसका कितना था, कितना मेल्टिंग पॉइंट था, -89 डिग्री, और यहां पर कितना आ रहा है, -82। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा बढ़ गया। ठीक है, तो जैसे जैसे आप लोग सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, और एक क्या था मेरे पास, ट्रिपल बॉन्ड, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी, मेल्टिंग पॉइंट मेरे पास क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। अब जरा बॉइलिंग पॉइंट पे भी नजर मार लेते हैं। बॉइलिंग पॉइंट कितना दे रखा है, -75। वहां पर कितना था बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास इससे पहले, जब डबल बॉन्डेड थी, लगभग -78 76 रहता था। तो ऑब्वियसली बात है कि इससे कम ही था। ठीक है, तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो वैसे वैसे मेरे पास मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ रहा है, और उसी के साथ क्या बढ़ रही है, दूसरी चीज ये बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ये चीज आई समझ में। तो अगर आपके पास सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आ जाए, कभी आपसे क्वेश्चन पूछ ले इथेन, इथीन और इथाइन, तो किसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा वहां पर, पक्का। आपके सामने लिखा हुआ है ट्रिपल बॉन्ड जो होगा, ट्रिपल बॉन्ड पे सबसे ज्यादा निकल करके आएगा। तो बात यही है कि अगर मैं कहूं आपके पास 3 गैसेस हैं, एक है इथेन, फिर इथीन, फिर एक इथाइन, इनमें सबसे ज्यादा किसका है मेल्टिंग पॉइंट, इथाइन का। ठीक है, इथेन जो गैस थी, इथेन गैस का कितना लिखा था हम लोगों ने, इथेन गैस के लिए आपके पास जो मेल्टिंग पॉइंट था वो कितना था, लगभग माइनस का 182 आ रहा था। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट माइनस, हाँ, माइनस का 182.5 था। और अब ये चीज कितनी है, अब ये चीज है माइनस की ही। यहां पे जो मेल्टिंग पॉइंट था वो -182.5 था, और जबकि यहां पर कितना था इथीन पर, -169, और इथाइन पर कितना हो गया ये मेल्टिंग पॉइंट, यहां देखो इधर। तो ये आपके पास मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना कि भाई जैसे जैसे अपने पास बॉन्ड ऑर्डर, इसको हम कहते हैं बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब है नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन 2 एटम्स एट अ टाइम। जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ते चले जाते हैं फॉर द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। क्या पता क्वेश्चन आ जाए, इसलिए आपके लिए ये चीज भी जरूरी है। अब बढ़ते हैं आगे एल्काइंस की केमिकल प्रॉपर्टीज पे। देखो, जैसे मैंने आपको कहा था कि एडिशन रिएक्शन कहां देखने को मिलती है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड कह रहा हूं, तो यहां भी एडिशन रिएक्शन है। वहां भी हेलोजिनेशन पढ़ा था, यहां आपको क्या पढ़ा रहे हैं, सबसे पहला हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन का मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि एल्कीन्स का हाइड्रोजिनेशन नहीं हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले मैं यहां पर लिख देता हूं, इधर मैं हाइड्रोजिनेशन कर देता हूं इधर एल्कीन्स का, वो भी समझा देता हूं आपको। अगर आप एल्कीन्स का हाइड्रोजिनेशन कराओगे तो बताओगे किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 था, तो ये एल्केन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, हाइड्रोजनेशन का मतलब है आप लोग कुछ नहीं कर रहे हो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं हम लोग, रिडक्शन।
तो हाइड्रोजनेशन का मतलब है मैंने क्या करा है, इनका रिडक्शन करा है। अगर आप एल्कीन्स का रिडक्शन करोगे पता है क्या होगा, ये है तो एडिशन रिएक्शन, एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ेगा और एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। H2 से 2 हाइड्रोजन मिले, एक इसके साथ जुड़ा एक इसके साथ जुड़ा, तो मेरे पास फाइनली एक स्ट्रक्चर कैसे निकल करके आएगी, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 मतलब C2H6, ठीक है। वही चीज देखो यहां पर हुई है, जब आपने यहां पर हाइड्रोजनेशन करा तो यहां पे हाइड्रोजनेशन में क्या था, ये HC ट्रिपल बॉन्ड CH था और इस पर H2 की एडिशन हो रही है, मतलब 2 हाइड्रोजन आ रहे हैं, एक हाइड्रोजन इसको मिलेगी एक इसको मिलेगी। तो पहले आप क्या करोगे, पहले आप एक बॉन्ड खाली करोगे कार्बन कार्बन के बीच का, टोटल 3 बॉन्ड लगे हुए हैं, अगर 3 में से एक बॉन्ड खाली कर दिया जाए तो अब कार्बन और कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड बचे, 2। तो ये बन गया मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2, एक हाइड्रोजन इसको मिल गया एक इसको मिल गई, ठीक है। और अगर मैं इसको एक बार और, अगर आपने इसको कंट्रोल्ड रिडक्शन नहीं करा, आपने बोला कि नहीं मैंने तो हाइड्रोजन एक्सेस में डाल दी, तो ये रुकेगा थोड़ी, इसका दोबारा क्या होगा, इसका फिर रिडक्शन हो जाएगा। और अगर इसका दोबारा रिडक्शन होता है तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, ये अब आगे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, C2H6 में, ठीक है। यहां पे एजेंट लगाया जाता है जो, ये आपके पास निकल भी हो सकता है, देखो हम लोग या तो यहां पर निकल यूज करते हैं या फिर प्लैटिनम भी यूज होता है, पैलेडियम भी यूज होता है। तो निकल, पैलेडियम और प्लैटिनम ये तीन अपने पास यहां पर कैटालिटिक जो एजेंट्स हैं वो यूज किए जाते हैं। तो निकल, प्लैटिनम एंड पैलेडियम को यूज करते हैं रिडक्शन के बाद, ठीक है। अगली केमिकल प्रॉपर्टी में देखो आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे हेलोजिनेशन दे रखा है। इससे पहले वाला हम लोगों ने जो हेलोजिनेशन पढ़ा था वहां पे डबल बॉन्ड के अराउंड हेलोजिनेशन था, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड के अराउंड हो रहा है। देखो ट्रिपल बॉन्ड के अराउंड भी जब हेलोजिनेशन होता है, अगर आपने कंट्रोल्ड हेलोजिनेशन नहीं किया है तो पहले क्या होगा, जो C2H2 प्लस Cl2 आप देख रहे हो, तो मेरे पास ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH था। अब इस पे जब क्लोरीन का एडिशन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो देखो क्या होना है, एक क्लोरीन पहले वाले कार्बन से जुड़ेगा और एक क्लोरीन किससे जुड़ेगा, यहां पर अपने पास है दूसरे वाले कार्बन से। तो ऑब्वियस सी बात है कि ट्रिपल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया होगा, आपका डबल बॉन्ड में, क्योंकि भाई जब एक बॉन्ड तोड़ेंगे तभी तो जगह बनेगी अगले 2 के आने के लिए, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट हुआ डबल में। लेकिन अब मैं आपको कहता हूं कि आपने क्लोरीन एक्सेस में डाला, एक्सेस का मतलब है जरूरत से ज्यादा डाल दिया, तो आपको भी पता होगा कि एडिशन रिएक्शन किसके अराउंड पॉसिबल होता है, ट्रिपल के अराउंड तो होता ही होता है, लेकिन डबल बॉन्ड के अराउंड भी तो एडिशन होता है। तो पता है ये क्लोरीन रुकेगा नहीं, अब अगला क्लोरीन मॉलिक्यूल आएगा फिर से और इसके ऊपर दोबारा से क्या हो जाएगा, क्लोरीनेशन। अब एक बार फिर से क्लोरीनेशन यहां पर देखने को मिलेगा, तो ये जो डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में भी ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में। पहले कितने क्लोरीन लगे थे, पहले वाले से 1, अब कितने लग जाएंगे यहाँ पे, टोटल 2। तो हर बार बस चीज ऐड करते और अगले वाले से भी बिल्कुल आपको सिर्फ ऐड करते हुए चलना है। यहाँ पे सबसे सिंपल और इजी रिएक्शन होती है समझने के लिए, आप वहां पे फॉर्मूला पढ़ सकते हो, क्या बन गया, C2H2 C2H2 और Cl कितने यहाँ पे, टोटल 4। तो C2H2 Cl4 बन रहा है, इसलिए यहाँ पे इन्होंने भी क्या लिखा हुआ है, C2H2 Cl4, ठीक है।